एक्सक्रीशन। इसमें आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। excretory products and their elimination. Excretory products and their elimination. सबसे पहले बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते कौन हैं। व्हाट आर दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं? इस कैटेगरी में आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लस दोज मटेरियल्स that are present in excess than their need. एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का हमारे शरीर से निकलना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते कौन हैं। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अर्थात वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं है बॉडी में, तो ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ऐसे मटेरियल्स जो हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, यद्यपि इतनी मात्रा की हमें जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा मात्रा की जरूरत शरीर में नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये ज्यादा मात्रा में कौन है? जैसे कि एक्सेस ग्लूकोज है, एक्सेस में वाटर ही क्यों ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स में शामिल हो गए। एक्सेस में कोई सॉल्ट है, ये सब मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनकी हमें शरीर में आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, या फिर जितनी आवश्यकता है वह अपनी आवश्यक मात्रा से ज्यादा मात्रा में शरीर में उपलब्ध है, इन सभी को एक्सक्रीटरी मटेरियल माना जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हो गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स प्लस ऐसे मटेरियल जो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में है, उतनी मात्रा में है जितना कि जरूरी नहीं है, और अगर वो ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक रहेंगे तो शरीर में कोई एडवर्स इफेक्ट पैदा करेंगे, कोई बीमारी विकसित करेंगे, हमें इससे बचना है। तो ऐसे मटेरियल्स को हमें क्या करना है? अपनी बॉडी से क्या करना है? इनको रिलीज करना है, और इनको रिलीज करने के इस प्रोसेस का नाम क्या है? एक्सक्रीशन है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ excretory products from body
इज कॉल्ड एज excretion. The process of removal of excretory materials from the body is known as excretion. इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? It is called as excretion. excretory based products को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाएगा? It is called as excretion. ठीक है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जरा ये दीजिए, देखिए ध्यान से. व्हाट आर दी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं. अब शरीर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म होता है? व्हाट आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स? तो आपको मालूम है कि आप कोई भी बाहरी मटेरियल आप किस रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं और पानी पीते हैं. किस चीज का इनटेक करते हैं? इनटेक आप भोजन का करते हैं. और किसका करते हैं? वाटर का. अब आपको मालूम है कि पानी में क्या आपको मिल जाता है? प्लस मिनरल्स लेते हैं. वाटर प्लस मिनरल्स, समझ में आ रहा? इन मिनरल्स में क्या क्या होंगे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं जो लिविंग सिस्टम में इनकी जरूरत है वो सब है. तो हमें इन मिनरल का बैलेंस भी अपनी बॉडी के अंदर बना के रखना है. खास करके ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कैल्शियम का एक्सक्रीशन नहीं करते. इसलिए क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी नीड है हमें बहुत. हमें कैल्शियम की हमेशा आवश्यकता है, इसलिए कैल्शियम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं हो सकता. राइट? तो इसे हमको कहां से एब्जॉर्ब करना है? भोजन से जो कैल्शियम हमको प्राप्त होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट से हमको इसको एब्जॉर्ब करना है. और अगर ये फिल्टर हो करके यूरिन में जाने का प्रयास कर रहा है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेना है, जाने की परमिशन नहीं है. किसको? कैल्शियम को. तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहां कहां से होता है? कैल्शियम आयन not allowed to be excreted. कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करने की परमिशन हमें नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि कैल्शियम एक उपयोगी तत्व है. यह हमारे शरीर के अंदर रहना चाहिए. कैल्शियम की कमी होने पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स, मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको. ब्लड के कोआगुलेशन में भी कैल्शियम हेल्प करता है. बोन फॉर्मेशन में कैल्शियम हेल्प करता है. कार्टिलेज के निर्माण में कैल्शियम हेल्प करता है. तो इन सब चीजों के लिए हमें जरूरत है किसकी? कैल्शियम की. राइट? अगर कैल्शियम हमारे ब्लड में कम है तो हाइपोकैल्सीमिया बन जाएगा, जो एक अच्छी बात नहीं है. आपकी मांसपेशियों में दर्द रहेगा, जलन होगी, सूजन होगी, कई प्रकार की इन्फ्लेमेशन, कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी. और प्लस कैल्शियम कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं उनमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है. तो ये हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है, इसका एक्सक्रीशन नहीं हो सकता. फिर इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं. एक्सक्रीशन तो छोड़ दो, कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है. इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स. जहां से इसके यूरिन में निकल जाने का थोड़ा सा खतरा है तो हम कैल्शियम को यहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से इसको हम एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं. तो कैल्शियम को नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम गट. एलिमेंट्री कैनाल से इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. और ये मैकेनिज्म काम भी आती है हमारे.
तो कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गट, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स फ्रॉम गट, इन सभी जगह से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ द सेम इज ट्रू विथ आयरन आल्सो, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसको भी हम एक्सक्रीट करने की परमिशन नहीं देते हैं। जिंक नॉट अलाउड, एक्सक्रीशन नहीं होता इनका। एक निश्चित संतुलित मात्रा में जिंक को हम एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से? ये सब हमको कहां से मिलते हैं? पानी में घुले हुए तत्व होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? बिस्लेरी को क्या कहते हैं? बताओ भाई नीलू, बिस्लेरी को क्या कहते हैं? मिनरल वाटर। क्यों कहते हैं मिनरल वाटर? क्योंकि इस पनिया में मिनरल आयन मौजूद है। केवल पानी ही नहीं होता, मिनरल्स भी होते हैं। पौधे अपने शरीर में मिनरल को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? जड़ों के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं। और हम पानी पीते हैं। हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो हमारे साथ पानी में ये मिनरल्स आ जाते हैं। इनमें से सोडियम और पोटेशियम के रिजर्व की हमें बात करनी है। इस पर फोकस करना है कि सोडियम और पोटेशियम का फेट क्या होता है जब ये पानी से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर सोडियम को हम हमारे शरीर के अंदर कहां से प्राप्त करते हैं? हम नमक से भी प्राप्त करते हैं। खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो उसमें सॉल्ट लेते हैं, नमक, तो नमक से भी ये हमारा क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। सोडियम क्लोराइड डेली लेते हैं नमक, तो इससे सोडियम रिजर्व हमारी बॉडी में बना रहता है। सोडियम रिजर्व हमारी बॉडी में बने रहने का जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों हमारे न्यूरल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। अभी हमने पढ़ाया था इसको कि हमारे नर्व इंपल्स को जनरेट करने में और नर्व इंपल्स के ट्रांसमिट करने में सोडियम का यूज है, राइट। और नमक से इसको हम प्राप्त करते हैं। जिस दिन आप व्रत रहते हैं, जैसे नवरात्र है, अब आने वाला है, माता जी का व्रत है, तो उसमें नमक नहीं खाते हैं, है ना। और अगर नमक नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में क्या होगा? नमक की कमी हो जाएगी। और शरीर में नमक की अगर कमी हो गई तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। शरीर सुस्त हो जाता है ना, अगर सवेरे नमक नहीं खाएंगे तो शाम तक शरीर क्या होता है? सुस्त हो जाता है। अगले दिन भी सुस्त बना रहता है और फिर बहुत सुस्त हो जाते हैं आप, क्योंकि आपको सोडियम रिजर्व घट रहा है, क्योंकि आप नमक नहीं खा रहे हैं। भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं कि आप ऐसा कोई काम कर डालिए जिससे आपके शरीर पर असर पड़ने लगे। आप हमें याद करिए, पूजा करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर को जलाइए। तो यू हैव टू मेंटेन द सोडियम रिजर्व इन योर बॉडी। हम सोडियम को एक्सक्रीट करने की परमिशन नहीं देते हैं। सोडियम लेते हैं, सोडियम देते नहीं है। बात समझ में आ गई? तो सोडियम का भी एक्सक्रीशन यूरिन से नहीं होगा। सोडियम का एक्सक्रीशन कहां से नहीं होगा? यूरिन से नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो लेकिन पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है, ये इसका एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटेड। हमारे शरीर में एक्सक्रीशन की ऐसी प्रवृत्ति है कि यह सोडियम को होल्ड करता है और पोटेशियम को रिलीज करता है। हम हमारे शरीर से सोडियम का परित्याग करते हैं, पोटेशियम का, और सोडियम को होल्ड रखते हैं। इसलिए सोडियम रिजर्व पर हमारा ध्यान रहना है। लेकिन अगर पानी एक्सेस में है तो फिर ये एक्सक्रीटरी मटेरियल हो जाएगा। पानी अगर एक्सेस में है तो ये क्या होगा? ये तो पसीना बनकर निकल गया, गर्मी हो रही है तो। और जितना वाटर बजट हमको अपना मेंटेन करना है, क्या करना है? हमको अपना वाटर बजट मेंटेन करना है। उससे ज्यादा अगर पानी है तो लाइकली टू बी रिमूव्ड। इसको पानी को एक्सेस में है तो पेशाब ज्यादा बनेगी और शरीर से पानी निकल जाएगा। इसलिए हमको वाटर बजट मेंटेन करना है, अपने शरीर का वाटर बजट मेंटेन करना है। तो अगर पानी कम पड़ रहा है तो पानी पिएंगे, क्योंकि हमें हमारे बॉडी फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा का कंसंट्रेशन फिक्स रखना है। क्या रखना है? फिक्स रखना है। एक्सक्रीशन में दो समस्याएं हैं। एक तो हमको जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं इनसे छुटकारा चाहिए, और इन टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालेंगे कैसे? कैसे निकलेगा है? अगर यूरिया को बाहर निकालना है तो यूरिया पाउडर बनकर जाएगा क्या? ऐसे मुंह खोलेंगे और फूंक देंगे, सारा यूरिया मुंह से निकल गया, उड़ गया, ऐसे होता है? नो, इसको पानी में घोलते हैं। यूरिया का पानी में घोल क्या कहलाता है? यूरिन। और इसको मूत्र त्याग कहते हैं, यानी कि पेशाब से बाहर चला जाता है ये। समझ गए ना? तो बॉडी में यूरिया एक नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको बाहर निकालना है तो पानी में घोलना पड़ेगा। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को चूंकि निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? पानी की जरूरत पड़ रही है। और पानी शरीर से लगातार अगर निकल जाए तो आपके शरीर का जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
तो फिर आपका सेल साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाएगा, और अगर सेल साइटोप्लाज्म ड्राई हो गया तो जान बचेगी है। आपको मालूम है कि आपकी बॉडी सेल से पानी का क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे ये आपकी बॉडी सेल्स है, सपोज दैट, मान लो कि आपकी ये बॉडी सेल्स है, ये बॉडी सेल है, क्या नाम है इसका, बॉडी सेल। पानी कहां से मिलेगा इसको है, इसको पानी कहां से मिलेगा, ये खून की नली है, जरा देखो ये कौन है, ये खून की नली है, इसमें कौन है, प्लाज्मा, ब्लड माने ब्लड प्लाज्मा है, और सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, ये कौन है, साइटोप्लाज्म है। अब आपको मालूम है कि साइटोप्लाज्म में पानी कितना परसेंट है, 90% से ज्यादा। काम कहां हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कहां हो रहा है, सेल पर, और मेटाबॉलिज्म की जिम्मेदारी है कि शरीर को जिंदा रखना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटाबॉलिज्म, टू सस्टेन लाइफ। हमें अपनी जिंदगी को बचा कर रखना है, जान बचानी है, तो मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म होगा कहां पर, मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होगा। किसमें होगा, सेल साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ेगी, वहां पर इसका ड्राई होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए वाटर बजट को मेंटेन करना है, तो इसमें से फिल्टर करके वाटर यहां पर इकट्ठा होता है। क्या कहते हैं इसको, इसको ECF कहते हैं। और जरूरत के अनुसार हमारी सेल पानी को अंदर ले लेती है, या फिर जरूरत के अनुसार हमारी सेल पानी को बाहर निकालती है। ठीक है, हमारी सेल पानी को जरूरत के अनुसार अंदर लेती है, या जरूरत के अनुसार इसको बाहर निकालती है। बस मकसद ये होता है कि ये जो पानी की मात्रा है, ये सेल साइटोप्लाज्म में और ब्लड प्लाज्मा में बैलेंस बना करके रहे। अगर ये बैलेंस गड़बड़ होगा, तो सपोज करिए आपकी यूरिन ज्यादा हो रहा है, तो सारा पानी शरीर से निकल जाएगा, और आप पानी पी नहीं रहे, तो आपके ब्लड प्लाज्मा में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होते ही क्या होगा, आपका ब्लड प्लाज्मा कोशिका से पानी को निचोड़ के वापस मांग लेगा। ये देखो, अगर ब्लड प्लाज्मा में पानी कम है, तो वाटर को यहां पर मेंटेन रखने के लिए पानी इसके अंदर आएगा, ब्लड कैपिलरी में आएगा। जो ब्लड कैपिलरी ने पानी ECF में रिलीज कर दिया था, अब ECF से इस पानी को वापस ले लेगा, तो आपका सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और सेल साइटोप्लाज्म अगर ड्राई हो गया, तो बताइए क्या ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि सेल साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं, क्या हो पाएंगे, उत्तर है नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वाटर एक आइडियल सॉल्वेंट है। दिस प्रिपेयर्स द मीडियम फॉर अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल। कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं सही से हों, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म बना रहे, इसके लिए सेल साइटोप्लाज्म अगर ड्राई हो गया तो ये काम नहीं हो पाएगा। और अगर किसी भी सेल में, इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ सिंगल सेल, इट इज द स्टोरी ऑफ ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन सभी सेल्स में मेटाबॉलिज्म होना संभव नहीं है। तो एक्सक्रीशन का जहां एक एस्पेक्ट है कि अनवांटेड एलिमेंट्स को या फिर जो टॉक्सिक है उनको शरीर से बाहर निकालना है, तो ये सब पानी में घुलकर ही बाहर जाएंगे यूरिन के माध्यम से। तो अगर हम पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो पानी लेना भी तो पड़ेगा। यही कारण है कि हम पानी पीते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी पीते हैं क्या करने के लिए, टू मेंटेन द वाटर बजट। तो एक पॉइंट यहां पर निकल करके आया कि पानी अगर एक्सेस में है, तो यह भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में साबित होगा। और तमाम मिनरल्स होते हैं जो एक्सेस में होते हैं, इनको बाहर निकालना है। और मिनरल का बैलेंस भी हमको ब्लड प्लाज्मा में मेंटेन करना है। इन सारी क्रियाओं के द्वारा हम ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है दैट इज कांस्टेंट, एंड वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर। हम किस कैटेगरी में आते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर आगे एक पॉइंट और मेंशन करना है, और वो ये है हमें ये मेंटेन करना है कि टॉक्सिक ये ब्लड प्लाज्मा जो हमारा है, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, हैज फिक्स्ड कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 300 मिली
ऑस्मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन हमको मेंटेन करना है। क्या कंसंट्रेशन मेंटेन करना है? ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन हमको मेंटेन करके रखना है। कितना रखना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर रखना है। इसीलिए हमें क्या करना है? वी हैव टू मेंटेन द ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन constant equals to मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसका कंसंट्रेशन हमको मेंटेन करना है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना होता है, आपका उत्तर होगा इट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 300 है ये, ठीक है। इट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है। ठीक है। इसलिए चूंकि हम इस ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन फिक्स रखते हैं, इसलिए हम जिस कैटेगरी में आते हैं उसका नाम क्या है? कैटेगरी का मतलब जाति नहीं, हमें ऑस्मो रेगुलेटर कहा जाता है। चूंकि एक्सक्रीशन पढ़ने चल रहे हैं और सबसे पहला सरोकार किससे हुआ? पानी से। बोला कि पानी एक्सेस में है तो एक्सक्रीटरी मटेरियल है। पानी पाने का स्रोत क्या है? पानी हम पीते हैं। कहां से पीते हैं? तालाब का पानी, नदी का पानी, जहां का मिल जाए सबका पानी। अरे प्यास लगेगी तो पीना ही पड़ेगा, पानी चाहे जैसा हो, लेकिन प्रयास यही करिए कि शुद्ध वाटर हमको लेना है, तो उसमें मिनरल्स का एक निश्चित प्रोपोर्शन होता है, इसीलिए मिनरल वाटर कहा जाता है ना। अब अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सभी लोग पानी पीते हैं। कोई 40,000 रुपए की बोतल पीता है, कोई 4 रुपए की भी बोतल नहीं पी पाता। कितना अंतर है इस देश में। कोई 40,000 रुपए की बोतल पीता है पानी, झूठी शान में कि हमारे चेहरे की खूबसूरती बनी रहे। वाह, ये कौन पीते हैं? अभी पेपर में एनालिसिस आया था, विराट कोहली पीते हैं। और कौन पीता है? नीता अंबानी पीती हैं। ये बड़े घरों के लोग हैं। अब जब क्रिकेट नहीं खेलते थे तब क्या पीते थे? सोचिए जरा। जब क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या पीते थे? कोई 40,000 रुपए की बोतल पी रहा है, कोई 4 रुपए का पानी नसीब नहीं है। हमारी सरकार इस बात के लिए परेशान है कि गांव में सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाए, टंकी का पानी। क्या हम लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं? क्या हम विराट कोहली से ज्यादा स्वस्थ नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है। यस, रहते हैं। पहले गांव का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। आज के दौर में हम यहाँ के आरओ का पानी पीते हैं और अपने गांव के आरओ का पानी पीते हैं। यहाँ का आरओ का पानी पीने से मुझको उतनी फ्रीनेस महसूस नहीं होती है और कभी कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बनी रहती है। कभी कभार अचानक हफ्ते 10 दिन बाद एक आध बार कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इस तरह का हो जाता है। और जब गांव जाते हैं तो गांव का एक गिलास भी पानी पी लेते हैं, उसके तुरंत बाद हमारा पेट फ्रेश हो जाता है। अब पता नहीं क्या तत्व है उसमें, पता नहीं। अपने बच्चे को गांव का पानी पा करके खुश हो जाता है कि ये तो अपना बालक है, हमारे इसी आंगन में खेला है। तो वो वाला पानी हम जब पी लेते हैं, कभी कभी आरओ लगा तो है घर में, हटाओ मारो गोली उसको, ऐसे डायरेक्ट नल से पानी निकाल कर पी लेते हैं और पेट साफ हो जाता है थोड़ी देर बाद। पता नहीं माँ के हाथ से दिए गए पानी का असर है, उनका प्यार उसमें शामिल है। पता नहीं वहाँ की गाँव की रोटी में ताकत है, पता नहीं क्या है। कुछ भी खा लेते हैं, वहाँ पेट साफ हो जाता है। जैसे यहाँ आता हूँ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कोई अंतर नहीं है, केवल पानी का अंतर है। इसलिए कहा गया है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। भगवान सबको देखता है। जब तक जिसकी सांसें चलनी है, ईश्वर ने फिक्स कर रखा है। आप चाहे जो पानी पी लो, चाहे जो भोजन कर लो। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा पी लें, जहर खा लें,
है कि नहीं? क्योंकि भगवान जब तक चाहेंगे तब तक जान नहीं जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे, जानबूझकर थोड़ी ना जहर खाएंगे, है कि नहीं? तो हम कुल मिलाकर के भोजन और पानी इन सबकी हाइजीन को मेंटेन करके ही चलेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि जितना ज्यादा हाइजीन उतनी ज्यादा समस्या। गांव में तालाब के किनारे जहां पर शौच करने जाते थे, वहीं पर जामुन का पेड़, आजकल जामुन अब जुलाई तक बढ़िया पक जाएगा, तो जाते थे और हमारा एक मित्र उस पर जामुन के पेड़ पर चढ़ के हिला देता था और जामुन नीचे जमीन पर गिरती थी, धोया नहीं जाता था, मिट्टी में गिरे हुए जामुन को हाथ से पोंछ करके और खा लेते थे, लेकिन हाइजीन दमदार रहती थी। उसका कारण क्या था? क्योंकि सीधा लड़ते थे, किससे? बैक्टीरिया से। शहर में क्या है, पूत के पांव पालने से उतरेंगे ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो पालना नसीब हो गया, फर्श पर पैर नहीं रखना है तो उसके पैर में मोजे पहना दिए गए। फर्श में, जैसे गांव में मिट्टी का आंगन होता था, अंडरवियर पहनते नहीं थे 1-2 साल की उम्र में, तो वैसे नंगे टहलते थे, गांव में घुटनों के बल चलते थे, बैठे रहते थे, एनस के रास्ते इन्फेक्शन हो जाता था, बहुत कुछ होता था। तो एजीरोटम कोनिजॉइडिस नाम का एक प्लांट होता है जिसको कुकरौंधा कहते हैं, मालूम है ना? कुकरौंधा, कुकरौंधा, कुकरौंधा को निचोड़कर माताजी उसका रस एनस में डाल देती थी और एंटीरोबियस बर्मिकुलरिस यानी जो पिन वर्म होता है जिसको चुन्ना कहते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाता था। मां गांव की बच्चे को अगर अपना एनस को रब करते हुए, खुजली करते हुए देखती थी तो समझ जाती थी इसको चुन्ना लगा है। कितनी अच्छी डॉक्टर। और एजीरेटम कोनिजॉइडिस नाम का प्लांट, जिसका बोटेनिकल नेम एजीरेटम कोनिजॉइडिस है, वहां से ले आकर के उसके रस को निचोड़ करके और एनस में गाड़ दिया, कहीं बेटा ठीक हो जाओगे थोड़ी देर में। आज क्या होता है? आज डीवर्मिंग टेबलेट खिलाते हैं बच्चे को। हालांकि आज का बच्चा तो मिट्टी भी नहीं खाता, क्योंकि खाने के लिए मिट्टी है ही नहीं है। और इस फर्श पर जो डिजिटल टाइल लगी है, इस पर कौन सी मिट्टी हमारा बच्चा खाएगा? और ऊपर से लाइजॉल, घर में सफाई वाली आती है, लाइजॉल लगा के साफ कर देती है। आप लोग अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर आते हैं तो कहीं गंदगी फैलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस घर में पैदा होने वाला बच्चा इम्यूनो स्ट्रांग होगा क्या? नहीं होगा। वो होगा जो मां के साथ, मजदूर मां के साथ खेत में जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए पानी की बात ना करो। पानी तो यही मैंने आपसे कहा ना, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई 40,000 की महीने की सैलरी है, कोई 40,000 की बोतल पी जाता है। ये हमारा हिंदुस्तान है। किस लिए पीते हो? क्योंकि तुम्हें क्रिकेट में खेलना है। क्यों खेलते हो क्रिकेट में? मत खेलो, सामान्य पानी पियो जैसे बाकी है। 40,000 रुपए में बाकी सबको भोजन हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है कि किसी को खाना नसीब नहीं है, कोई 40,000 का पानी पी रहा है। ये फिर भी भारत महान है, महान रखो। मैं तो इसको बीइंग ए टीचर, हम किसी का दिया हुआ कर्जा थोड़ी ना खाए हैं, तो जो कहना होगा डंके की चोट पर कहेंगे। तो इसलिए पानी की चिंता मत करो, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करो, लेकिन ज्यादा चूजी मत बनो। जो मिले खाओ पियो आराम से, है ना, बस। और अगर आप स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। तो पानी की बात कर रहा था मैं। हम लोग आस्मो रेगुलेटर हैं, क्योंकि असली आरओ तो हमारे शरीर के अंदर लगा है। कहां लगा है? घर में पानी में आरओ लगाते हैं ना, तो असली आरओ तो हमारे शरीर के अंदर है, रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन है? हमारा नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। पानी चाहे जैसा पी लो, बस उसमें जर्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उसमें जर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा जर्म जिसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने में देर हो और वो इन्फेक्शन कर जाए तो यूटीआई हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे मान लो कि भी टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाए, पानी में गंदा पानी आपने पी लिया, टाइफाइड है, तो उसके लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर पानी में कोई मिनरल कम या ज्यादा मात्रा में है, डोंट केयर, योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज द नेफ्रॉन, एक प्रकार से आरओ ही है जो पानी को प्योर करके आपके प्लाज्मा को शुद्ध रखता है। तो केवल ये नहीं है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना है, पिए गए पानी की एक जिम्मेदारी यह भी है कि वो आपकी बॉडी का मिनरल मेंटेन करे, और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल की मदद से। इसलिए हमारे बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, लेकिन हमारे ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना रहता है? अब एक बात यहां पर आपको जान लेना है कि आपके बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा का 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड वी हैव टू मेंटेन इट बाय द मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया से हम अपने शरीर के बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। कितना रखते हैं? इट इज इक्वल्स टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये होता है। बात समझ में आ गई? ओके। तो अभी तक हम ये चर्चा कर रहे थे कि पानी जो है अपने आप में एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है। अगर ये अमाउंट में ज्यादा है तो वाटर बजट को मेंटेन करने के लिए हम पानी
रिलीज कर देते हैं। और अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बैठा हुआ थर्स्ट सेंटर उत्तेजित हो जाता है। कौन? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बैठा हुआ थर्स्ट सेंटर उत्तेजित हो जाता है और आपको पानी पिला देता है। आपको प्यास महसूस होती है ना? हाउ डू यू फील दैट यू आर थर्स्टी? कैसे आपको प्यास की अनुभूति कैसे होती है? आपके हाइपोथैलेमस में बैठा हुआ थर्स्ट सेंटर उत्तेजित हो जाता है और वो आपको पानी पीने के लिए सिग्नल देता है कि भैया जाओ और पानी पी लो, आप प्यासे हो। ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के समय ये ध्यान रखना है कि बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन हमको मेंटेन करना है, ऑस्मोटिक रिलेशन को ध्यान में रखना है, यानी मिनरल की मात्रा फिक्स रहे। अब आइए, और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ये कौन से होते हैं? एक तो पानी से हमें प्राप्त हो रहे हैं मिनरल्स, जिसमें सोडियम आया, लेकिन यहां नाइट्रोजन हमको नहीं मिला। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहां से मिलेंगे? नाइट्रोजनस मटेरियल कहां से मिलेंगे? ये आपको भोजन से प्राप्त होंगे। तो आपके फूड का कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसमें कि नाइट्रोजनस मटेरियल शामिल है? अगर हम फूड की बात करें, भोजन, तो एक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कंपोनेंट है लिपिड यानी फैट, तीसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, चौथा कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड, प्लस विटामिन्स। ठीक है, प्लस वाटर, प्लस सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। ये सब भी भोजन में ही आते हैं, भोजन के इंग्रेडिएंट हैं ये सब। लेकिन मुख्यतया अगर हम देखें तो ये केवल 4 मटेरियल होते हैं जिनको फूड का कंपोनेंट माना जाता है। क्योंकि पानी तो अभी हमने चर्चा कर ही लिया, अलग से बता दिया आपको। पानी के साथ जो मिनरल और सॉल्ट्स आते हैं इस पर भी चर्चा कर लिया। लेकिन ये जो यहां दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 मटेरियल्स ये महत्वपूर्ण हैं जो हमारे भोजन का कंपोनेंट बनते हैं, भोजन का हिस्सा बनते हैं। एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। यहां पर अगर हम ध्यान दें कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से मटेरियल होते हैं? तत्व की अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, राइट? कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हो, जैसे एमिनो शुगर होता है, एमिनो शुगर, अब एमिनो के रूप में नाइट्रोजन मौजूद है उनमें। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जैसे एमिनो शुगर्स हैव नाइट्रोजन, लेकिन सभी शुगर में नाइट्रोजन नहीं होता, कुछ में, एमिनो शुगर्स में यहां नाइट्रोजन है। तो अगर इनका डिकम्पोजिशन हमारी बॉडी में होगा, डाइजेशन होगा, तो नाइट्रोजन भी तो रिलीज होगा कि नहीं होगा? नाइट्रोजन रिलीज होगा। तो अगर आपसे सवाल बने कि भोजन के किस कंपोनेंट से नाइट्रोजन मिलने की संभावना है, उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा थोड़ी मात्रा में, अगर एमिनो शुगर है तो। एमिनो शुगर बता तो रहे हैं, जैसे ग्लूकोजामिन है, ग्लूकोजामिन, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। बैक्टीरिया होते हैं ना, अब भोजन में कंटामिनेशन में है और जर्म डाइजेस्ट हुए तो ये शुगर भी तो डाइजेस्ट होगी, तो नाइट्रोजन रिलीज होगा कि नहीं? लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में नाइट्रोजन रिलीज करने वाला कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी, ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। नंबर 2 पे आता है कि फैट से क्या हमको नाइट्रोजन मिलती है? तो कह रहे हैं नहीं मिलती है, फैट से नाइट्रोजन नहीं मिलती। लेकिन इनमें से भी कुछ, जैसे कोलिन, अगर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है किसके साथ, जैसे सिफेलिन है, लेसिथिन है, ये इस प्रकार के कुछ फैट होते हैं जिनमें थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, कोलिन बेस के रूप में, सीरीन रेजिड्यू के रूप में, फैट के साथ, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, सामान्य लिपिड नहीं, कॉम्प्लेक्स लिपिड में नाइट्रोजन के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो हमें यह बात भी ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो होते हैं
जैसे प्रोटियोलिपिड्स। अब प्रोटियोलिपिड का मतलब इनके साथ प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, तो नाइट्रोजन अपने आप रहेगा। लेकिन सिंपल फैट की अगर हम बात करें कि क्या ये नाइट्रोजन डोनर है, उत्तर है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड वो भी भोजन में मौजूद रहते हैं, तो इनसे नाइट्रोजन मिल सकता है इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में। सबसे ज्यादा बड़ा रिजर्वायर अगर नाइट्रोजन का कोई है तो वो प्रोटीन है। नाइट्रोजन का मेन रिजर्वायर कौन है? वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन का जब कभी भी डिकम्पोजिशन हमारी बॉडी में होगा, और कौन है? न्यूक्लिक एसिड। ये कौन है? मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इन सभी में नाइट्रोजन होता है। नंबर 1 पर प्रोटीन, नंबर 2 पर न्यूक्लिक एसिड। सबसे ज्यादा प्रोटीन नाइट्रोजन किससे प्राप्त होगा आपको? प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन होता है, अमीनो एसिड बनता है, बता रहे हैं अभी आपको। और न्यूक्लिक एसिड में भी आपको मालूम है कि इसमें पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। तो जो नाइट्रोजन यहां प्राप्त हो रहा है वो नाइट्रोजन बेस से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के भोजन के जो चारों कंपोनेंट है, इनमें से प्रथम 2 में बहुत सूक्ष्म मात्रा में और बाकी दोनों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन रिलीज होता है जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। और नंबर 1 पर अगर नाइट्रोजन प्रोड्यूसर कोई है तो वो कौन है? वो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। क्या होता है जब इस भोजन को हम लेते हैं तो इसका डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन इसके एमिनो एसिड कंपोनेंट्स में होता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन का जब कभी भी डाइजेशन होगा, इसका डाइजेशन प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, तो फिर ये अपने कंपोनेंट एमिनो एसिड्स में टूट जाएगा। क्या बोलते हैं इनको? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को यहां पर लीवर में, कहां पर? इन ऑर्निथीन साइकिल। इन ऑर्निथीन साइकिल एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड टू यूरिया। अब हमारा जो यूरिया है ये नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी स्टेप पर, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में यूरिया की आवश्यकता नहीं है। तो यूरिया क्या है? ये एक अनवांटेड मटेरियल है, इसीलिए इसको बेस्ड मटेरियल कहा गया है। नो यूज इन बॉडी, नो यूज इन बॉडी। यूरिया की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। यूरिया की अगर कहीं पर थोड़ी सी आवश्यकता है तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक निश्चित ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए होता है, हर जगह पर नहीं, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में। हम आगे आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि यूरिया की अगर थोड़ी सी यूटिलिटी है तो वो कहां पर है। ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने का काम करता है। कौन? यस, यूरिया। दिस मेंटेन्स द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में एक निश्चित ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का काम करता है यूरिया। अदरवाइज ये टॉक्सिक मटेरियल है एंड दिस हैज टू बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। आपके शरीर से इसको बाहर निकाले जाने की आवश्यकता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से प्रोटीन से, प्रोटीएज एंजाइम से डाइजेस्ट करके प्रोटीन को रिलीज करेंगे एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड्स हैं यही आपके लीवर में जाकर के ऑर्निथीन साइकिल में चेंज हो जाते हैं। किसमें? यूरिया में। और यूरिया आपके शरीर में एक टॉक्सिक मटेरियल है, इसका हमारे शरीर में फिलहाल कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको हमें हमारे शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। यद्यपि थोड़ी सी मात्रा में यूरिया हमारे शरीर में एक निश्चित ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार है। बात समझ में आ गई? यस, आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन बेस्ड कौन होता है? तो आपको मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड में जो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस होता है, ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक एसिड में जो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लिक एसिड
ये न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है? ये पॉलीमर है, किसका? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। न्यूक्लियोटाइडों का मोनोमर है ये। न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। इसके 3 इंग्रेडिएंट हैं। पहला पेंटोज शुगर, जिसमें कोई नाइट्रोजन नहीं होता, नो नाइट्रोजन। दूसरा कौन है? फास्फेट, इसमें भी कोई नाइट्रोजन नहीं होता। तीसरा कौन है? नाम है नाइट्रोजन बेस है। 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस, एक प्यूरीन होता है और दूसरा कौन होता है? ये दोनों नाइट्रोजन के सोर्स हैं। जब कभी भी न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है तो नाइट्रोजन इसके नाइट्रोजन बेस से ही एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में रिलीज होता है। तो आपके ब्लड प्लाज्मा में नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में रिलीज अगर होगी तो वो कहां से आ रही है? इट कम्स ड्यू टू द हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन बेस। अब ये जो प्यूरीन होता है इसका एक प्रोडक्ट बनता है। यहां पर प्यूरीन मेटाबॉलिज्म से एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है और इस प्रोडक्ट का नाम है यूरिक एसिड। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज यूरिक एसिड। तो पहला मेजर प्रोडक्ट नाइट्रोजनस बेस्ड में कौन था? यूरिया। नाइट्रोजनस बेस्ड में पहला प्रोडक्ट कौन है? यूरिया है। दूसरा प्रोडक्ट कौन है? यूरिक एसिड है। और तीसरा प्रोडक्ट अमोनिया है, थर्ड प्रोडक्ट। जब एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होता है तो अमोनिया प्राप्त होता है। जो तीसरा प्रोडक्ट है हम आपको बताने जा रहे हैं, डीएमिनेशन। ऑफ एमिनो एसिड रिलीजेज अमोनिया। एमिनो एसिड का वेस्ट प्रोडक्ट कौन होता है? इट इज अमोनिया। ये वेस्ट प्रोडक्ट है किसका? एमिनो एसिड का। एंड दिस रिलीजेज अमोनिया NH3। एमिनो एसिड है कौन? देखो NH2 है ग्रुप, कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन सा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, दूसरा NH2 ग्रुप है और बाकी पर यहां एक R चेन होती है और इस पर हाइड्रोजन लगा दो। आपके सामने लिखा गया ये कंपाउंड एमिनो एसिड है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एज एमिनो एसिड। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है बताएंगे? डीएमिनेशन, एमिनेशन माने क्या होता है? एडिशन ऑफ NH2 ग्रुप। अगर किसी भी कंपाउंड में NH2 ग्रुप जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एमिनेशन। और एमिनेशन का उल्टा क्या होता है? डीएमिनेशन। तो इसमें से जो NH2 ग्रुप है इसको बाहर निकालना है। क्या करना है? इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकाल दीजिए इसको। कैसे निकलेगा? अब इस पर एडिशन होगा किसका? पानी का। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और पानी के एडिशन से NH2 ग्रुप को अमोनिया बना देगा। तो
तो यहां से जब कभी भी इसमें से अमोनिया निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? अमोनिया, तो दो कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे। देखिए NH3 निकला, तो बाकी कौन बचा? अब एसिड बचेगा, क्योंकि कंपाउंड का नाम क्या था? एमिनो एसिड। एमिनो ग्रुप को हमने निकाल दिया, तो बचा क्या? एमिनो एसिड माइनस एमिनो ग्रुप इक्वल्स टू व्हाट? अरे भाई कंपाउंड का क्या नाम है? बोलो। बहुत गहराई में सोचते हो इसलिए उत्तर नहीं आता। बहुत सरफेस से सोचना है। हर चीज को किस में लेना चाहिए? हल्के में लेना चाहिए। बहुत गंभीरता से पढ़ाई करेंगे तो वो समझ में नहीं आता। एमिनो एसिड माइनस एमिनो ग्रुप इक्वल्स टू, एमिनो एसिड है ना, इसमें से एमिनो हटा दो, क्या हो जाएगा? तो वही तो बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा और एमिनो ग्रुप निकल जाएगा। किस रूप में? अमोनिया के रूप में। तो डीएमिनेशन के प्रोसेस से क्या बनेगा? यस, यही मैं आपको बता रहा हूं। तो आपकी बॉडी सेल्स में, स्पेशली इन लीवर, एमिनो एसिड को किसमें चेंज करते हैं? यूरिया में। अमोनिया में पहले चेंज करते हैं, अब फिर इसको यूरिया में बदल देते हैं, आगे से इस अमोनिया को किसमें चेंज करते हैं? यूरिया में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं? क्यों नहीं रहने देते अमोनिया? हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया जाता है लीवर में, लेकिन फ्रॉग में जब वो पानी में रहता है तो ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट अमोनिया डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके पीछे एक रहस्य है। 3 प्रकार के यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमने आपको समझा दिया। वो कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन है? यूरिक एसिड है, यूरिया है, और कौन है? अमोनिया है। ये 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। हमें चर्चा करनी है कि हम क्यों नहीं यूरिक एसिड को डायरेक्ट निकाल देते, हम क्यों नहीं अमोनिया को डायरेक्ट निकाल देते, हम केवल यूरिया को ही डिस्चार्ज क्यों करते हैं? अब अगर बर्ड के बारे में बात करें तो क्यों बर्ड यूरिन नहीं निकालती? बर्ड पेशाब नहीं करती, बर्ड केवल मल त्याग करती है, तो वो यूरिक एसिड को डिस्चार्ज कर रही होती है। यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी बंटवारा अलग अलग कैटेगरी के एनिमल में हुआ है। कोई एनिमल अमोनिया का एक्सक्रीशन करेगा, कोई यूरिया का करेगा, कोई यूरिक एसिड का करेगा। ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों ये सब होता है? बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे कि ये जो तमाम एक्सक्रीटरी मटेरियल्स तैयार हो रहे हैं, ये किस एनिमल के शरीर में निकलेंगे और इनकी क्या नीड होती है, इस आधार पर एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। ये सारी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। कब? अपने अगले लेक्चर में। राइट, आज के लिए इतना ही।